आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो आज के वक्त पे एक बिजनेस पर्सन और एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोन और लोन का इम्पोर्टेंस। इसी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे मिस्टर विवेकानंद जी। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। मैं चाहूँगा पहले आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप हम किसके साथ किसी। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विवेकानंद झा पिछले 15 साल से लेंडिंग और क्रेडिट एनालिसिस में वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन और ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको सही गाइडेंस कर पाया हूँ ताकि वो सही यूटिलाइज कर पाए हैं जो भी बोरो उन्होंने फंड किया है और सही फंड और सही लेंडर से उन्होंने बोरो कर पाए हैं। जी हाँ, दिव्यांग जी बताएं। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से जी कि एक बिजनेस पर्सन या फिर एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए लोन का क्या इम्पोर्टेंस है। दिव्यांग जी, सबसे पहले हमें आज ये समझना पड़ेगा कि लोन आखिरकार लोन की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है। 100 में से 90 आदमी लोन पे क्यों आ गए हैं। तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। एक समय हुआ करता था, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पूर्वज या हमारे जो 2-3 जनरेशन आप बैक जाओगे तो लोगों की मन में ये धारणा थी। अभी भी आप देखोगे कुछ ऐसे बिजनेसमैन या कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं जिनकी उम्र लगभग 80 से 90 साल में हो गए हैं और अगर आप उनसे सलाह लें कि हम लोन लेने जा रहे हैं तो वो आपको मना कर देंगे कि लोन मत लो, ये एक तरह से बर्डन है। ठीक है, तो पहले के लोगों के मन में ये धारणा थी कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं या कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारे कमाए हुए, अर्न किए हुए पैसे से ही हम वो काम करते थे। वो दौर एक अलग था। अब का दौर क्या है, क्योंकि उस दौर में पैसेंस था, लोग पूरा काम करते थे फिर जाकर के किसी चीज को अचीव करते थे। आप देखते होंगे कि जब आप प्रीवियस में जाएंगे, दादा या परदादा के एज में जाएंगे, तो ऐसा कहना होता था कि हमने पूरी जिंदगी कमाई और फिर एक घर बनाया। बट वो दौर वो था, अब का दौर वो नहीं है। अब तो ऐसा है कि आप एजुकेशन भी, इवन एजुकेशन भी करना हो और पैसे ना हो तो भी लोन मिल जाता है। मीन्स ये कि हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हमारा इतना रेवेन्यू या इतना इनकम आएगा, तो हम उसके बिहाफ पे जो अर्न करके जो हम काम करते उसको बिफोर द अर्न प्रोजेक्टेड इनकम के बेस पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि एक लोन प्रोवाइडर है या लोन आपको दे सकता है, उससे हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट बोरो कर लेते हैं और उसको फिर हम एक मंथली, वीकली, हाफ मंथली या जैसा भी सिनेरियो होता है, जिस भी अकॉर्डिंगली होता है, हम उस अकॉर्डिंगली उसको रीपे करते रहते हैं। एक टाइम ऑफ पीरियड जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए हम उसको रीपे कर देते हैं। क्योंकि लोन जो है आज के डेट में सिर्फ आपकी जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, आपकी लग्जरी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं तो लोन उसको ग्रैब कर चुका है। जैसे कि आज के दौर में आप देखते होंगे, पहले एक एजुकेशन एक जरूरी चीजों में आती थी तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते थे, बट वो अर्निंग मेंबर होते थे या फिर जिस कोर्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराते थे उसके बिहाफ पे हम एक प्रोजेक्शन करते थे बैंक को, और बैंक भी इस बात को समझती थी कि ये कोर्स करके आएगा तो इसकी अमूमन ये सैलरी होगी और इस सैलरी से ये हमें ईएमआई पे कर देगा। तो वहां पे बैंक को भी दिखता है कि हम जो पैसे लगा रहे हैं वो हमें इस फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आज के दौर में अगर आपको एक मोबाइल चाहिए 10,000 का, वो भी फाइनेंस कर रहा है बैंक की। अब बहुत सारी एनबीएफसी हैं, तो ये एक तरह से बिजनेस हो गया। अब आप समझिए, ये कोई हेल्प नहीं है, ये किसी तरह से आपको सपोर्ट नहीं है, ये क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ये एक तरह का बिजनेस है। बैंक की एनबीएफसी के लिए प्योर बिजनेस है। उनका अगर प्रोडक्ट आप समझोगे क्या बेचते हैं, तो वो पैसे बेचते हैं, पैसे के बदले पैसे देते हैं। अब बात आती है कि एक इंडिविजुअल और एक बिजनेसमैन के लिए लोन
कितना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। आज के दौर में इतना फास्ट हो गया ना कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक वर्ड, एक हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीजें आई कि फास्ट फूड, मतलब जल्दी जल्दी बनने वाला कोई ऐसा फूड है जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं। तो हम जब फास्ट फूड भी लेने जाते हैं ना, वहां पे भी पे करने के बाद हम ये बोलते हैं जरा जल्दी कर देना, मतलब फास्ट में भी फास्ट कर देना। वी डोंट हैव द इनफ टाइम एंड आल्सो वी डोंट हैव द इनफ पेशेंस। ना तो मेरे पास टाइम है, अगर मेरी की बात करता हूँ तो मैं पूरी उस जगत की बात करता हूँ जो लोन या भी किसी भी चीज से करते हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो जो भी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। भले वो काम के बाद वो खाली बैठे, बट उनके पास जब वो पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है। मीन्स ये होता है कि आप जब जाते हो तो फास्ट, जो फास्ट फूड होता है उसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, सो दैट कि वही जनरेशन है और इसी वजह से लोन बढ़ गया। अब हम इतने फास्ट हो गए हैं कि मैं गया एक जॉब किया, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है। अब मैंने पूरा प्रोजेक्शन किया, 2 या 3 महीने काम किया, उसके बाद एक बार घर में बैठा प्रोजेक्शन कर लिया, अच्छा 1 लाख रुपया है, मेरी मंथली सैलरी 20,000 या 25,000 रुपया है, रेस्ट ऑफ द 75 to 80,000 रुपये बच रहा है। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो एक गाड़ी ले लेते हैं 10 लाख की, इसकी ईएमआई इतनी बन जाएगी, 12-15 हजार रुपए की ईएमआई आ जाएगी, चलो उसके बाद भी मेरे पास 60-1 हजार रुपये बच गया। तो ऐसा करते हैं, एक फ्लैट है वो परचेज कर लेते हैं, वो 80-1 लाख का है, 15 साल का ईएमआई बन गया। अब चूंकि मेरे पास ना तो वो 85 लाख रुपए है और ना ये 10 लाख रुपए है, बस प्रोजेक्शन है और एक जॉब है। बैंक देखती है कि इसकी जॉब है, इसकी ये सैलरी है, इसकी ये एक्सपेंसेस है, और उस बिहाफ पे चूंकि बिजनेस एरा है तो बैंक को भी बिजनेस करना है, तो वो इस प्रोजेक्शन को देख करके हमें वो फंड कर देती है, हमें एक गाड़ी, हमें हमारी गाड़ी के लिए फाइनेंस कर देती है, साथ में हमारे घर के लिए। अब क्या होता है कि अब हम जब कमाते हैं तो हम धीरे 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 करके 5 साल 7 साल में गाड़ी भी हमारी जो भी रिपेमेंट होता है कंप्लीट हो जाता है। 10 साल 15 साल या 12 साल जो भी आप टेनर रखते हैं होम लोन का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब ऐसा फास्ट फॉरवर्ड एरा आ गया है कि अब ऐसा नहीं कि 10 साल आप कमाओगे या 7 साल कमाओगे, फिर पैसा सेविंग करोगे, फिर जाके कार खरीदोगे या फिर जाकर के घर खरीदोगे। अब हमें ये पता है कि हमारा इनकम सोर्स ये है, ये प्रोजेक्टेड है, इतना मेरी अर्निंग होगी, इस बिहाफ पे हम ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के डेट में अगर मैं बात करूं 100 में से 95% या आप ये कह सकते हो 95 लोग ऐसे हैं जो लोन बोरो करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है लोन बोरो करना, लोन गुड और बैड ये डिपेंड करता है जो बोरो कर रहा है उस लोन का कैसे उपयोग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो लोन या तो गुड होता है या तो बैड होता है। तो इसीलिए आज के दौर पे चाहे बिजनेसमैन हो या फिर एक इंडिविजुअल, लोन की जरूरत हर किसी को है। इसलिए जरूरत नहीं है कि उसको मजबूरी है, उसको इसलिए जरूरत है कि उसने पूरी अपनी प्रोजेक्शन कर लिया है, उसने पूरा अपना कैलकुलेशन कर लिया और उस लोन को लेकर के वो बढ़ रहा है। मतलब जो फैसिलिटी वो 10 साल बाद यूज करने वाला था सेव करके, वो बिफोर द 10 ईयर अपने अर्निंग प्रोजेक्शन के बेसिस पे यूज कर। जी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने कहा कि एक लोन हमारे ऊपर बाद में जाके बर्डन करेगा, गुड या बैड लोन, जी जो आपने चर्चा करी, तो हमें किस तरीके से उस लोन अमाउंट को यूज करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर बाद में फ्यूचर में वो लोन अमाउंट बर्डन ना हो। दिव्यांग, जो मैंने अभी बात करी, दो बातें। पहले के लोग अपनी सेविंग करते थे फिर एक्सपेंस करते थे, अभी के लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेंस करते हैं फिर उसको प्रोजेक्टेड अपने रेवेन्यू या इनकम से उसको राइट ऑफ करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हो तो आपकी पूरी मेजरमेंट, कैलकुलेशन और प्रोजेक्शन सही तरीके से होना चाहिए, और जितनी भी आपकी अर्निंग है या इनकम है उसमें से 100% अर्निंग या इनकम को ऑक्युपाइड नहीं करना चाहिए। कम से कम 10% ऐसी इनकम हो जिसको आप फ्री हैंड रखो, ताकि कभी भी ऐसा इमरजेंसी हो, सपोज दैट आपकी जॉब छूट गई, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गया, तो वो जो 10% की जो सेविंग है ना, वो उस टाइम उस ईएमआई को ब्रेक ना होने दे। ये बहुत मैटर करता है।
कभी कभी लोग क्या सोचते हैं 4 महीने के लिए जॉब लगा या फिर कोई एक बिजनेस हो गया, बिजनेस की इनकम है 1 लाख रुपए, हो सकता है उसको पता है कि अगले 1-2 साल में या 4 महीने में जाकर के ये कम हो जाएगा, इसका मार्केट खराब है, उसकी मार्केट करेंसी कम है, उसकी डिमांड कम है, और उस कंडीशन में वो बोरो कर लेता है एक बहुत मोटा रकम। उसके बाद उसकी अपनी इनकम की स्टेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो लोन बैड लोन बन जाता है उसके। तो विवेक जी, हम इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि आजकल लोन की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग, जैसे कि आपने कहा कि 95% लोग जो है वो लोन बोरो करने के लिए सोचते हैं, या लोग बोरो कर रहे हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ कैसे गई है? दिव्यांग, ये अभी रिसेंट मैंने आपसे डिस्कस किया कि लोगों में अब वो पेशेंस नहीं रहा, और सही भी है एक तरह से, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब जो कुछ मैं एक अर्न करके 10 साल बाद में परचेज करूंगा, वही चीज मैं अभी परचेज कर सकता हूँ लोन की मदद से, और उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं लूँ? हमें पता है मेरी इनकम ये है और धीरे धीरे हमारा पेमेंट ऐसा ईएमआई में हम पे कर देंगे। तो इस वजह से लोन का इम्पोर्टेंस, चाहे इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और इम्पोर्टेंस रख भी रहा है, क्योंकि जो वो फ्यूचर में करता लोन की वजह से वो आज प्रेजेंट में कर रहा है, उसको अवेल कर रहा है, चाहे लग्जरी हो या जरूरत हो, दोनों को फुलफिलमेंट कर रहा है। तो इसीलिए लोन का जो एक स्पेस है ना, हर एक फैमिली, हर एक इंडिविजुअल, हर एक बिजनेस में एक अपना स्पेस बन गया है। जी विवेक जी, अगर लोन इतना इम्पोर्टेंस बन ही गया, जी इसका इतना इम्पोर्टेंस बढ़ ही गया है, तो एक बोरोवर को लोन लेते टाइम कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे सावधान रहना चाहिए, या फिर जिन चीज़ों को उसे ध्यान रखना चाहिए लोन लेते समय? बिल्कुल करेक्ट। अब चूंकि बातें ऐसी है कि एक बड़ी समस्या है, हम प्रोजेक्शन तो कर लेते हैं कि हमारा लोन हो जाना चाहिए, इतना इनकम है या ये है, ये सारी चीजें, बट कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, या कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो सिर्फ लोन पे नहीं, वो हर एक चीज के लिए होती है, एक एग्जामिन किया जाता है। अगर आप ऐसे जाओ, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करने जाओ, तो एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के बाद आपकी चेक करेगा कि आपकी जो आईक्यू लेवल है वो उस लेवल है या भी नहीं है। आप जब एक किसी भी कारणवश किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ टेस्ट करता है, एग्जामिन करता है कि क्या वो सिम्टम्स है या नहीं है। ऐसे ही हर एक एक्टिविटी से पहले एक एग्जामिन, एक पैरामीटर, हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में चीजें को किया जाता है। इसी तरह से ये जो लेंडिंग, फाइनेंस और लोन इंडस्ट्री है ना, इसमें भी एक एग्जामिन आप समझो, एग्जामिनेशन समझो, एग्जामिन समझो, आप इंट्रेंस समझो, एलिजिबिलिटी समझो, पैरामीटर समझो, इस टाइप के एक एक्टिविटीज को उसको मेजरमेंट करते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर मैं पहले की बात करूं तो महाजनी हुआ करता था कि भैया चलो ये बड़े लोग हैं, इस गांव के ठाकुर हैं, ये हैं वो हैं, इनसे जाकर के अपनी प्रॉपर्टी की कर रखो और पैसे ले लो। तो वो भी चेक करते थे भाई प्रॉपर्टी सही है ना, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, उसी गांव के प्रॉपर्टी में तो हमारा कब्जा हो ही जाए। बट अब का दौर अलग है। अब तो जिस बैंक में मैं अप्लाई करता हूँ, उस बैंक का एमडी कौन है मेरे को नहीं पता, उसके मैनेजर कौन है मेरे को नहीं पता, मैं कौन हूँ उसको नहीं पता है। बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर होता है और एक बोरोवर होता है, वही एक दूसरे को वो भी नहीं जान रहा होता। जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो हमें जानता है। तो स्टार्टिंग में एक सिविल, SIBIL सिविल करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली जो आरबीआई या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, 4 तरह की कंपनी सिविल में ऑथराइज कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
वो एक ऐसा है कि एक ऐसा टेस्ट है, या ऐसा आप वो समझो कि एक रेगुलेशन बनी, और उस रेगुलेशन के अंतर्गत बोला भैया जो कमर्शियली आप फाइनेंस बिजनेस में आ रहे हो, मतलब लेंडिंग कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जितने भी बोरोअर्स हैं जो आपके पास एप्लीकेशन लेके आए जी पैसे दे दो, आप उनकी डिटेल एक डेटा सेंटर में फिट कर दो जो कॉमनली रहेगा, और वो डेटा सेंटर का एक्सेस उन्हीं सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होगा। पैरेलली जो बोरोवर है उसके लिए भी रहेगा, ताकि उसके जो एक बुक है, फाइनेंशियली बुक आप समझ लो उसको, जो डेटा सेंटर है उसमें कोई गलत एंट्री तो नहीं चढ़ गई है, कोई गलत अपना तो नहीं डाल रखा है। तो वो एक सिविल डेटा सेंटर है बेसिकली, जहां पे पहले तो बहुत धीरे धीरे करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। जनवरी 2025 से तो आरबीआई ने ऐसी गाइडलाइंस की है कि भाई साहब कोई भी बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर बोरोवर आता है आपके पास लोन के लिए और एप्लीकेशन लगाता है, तो विद इन 15 डेज बिना डिले किए आप अपडेट करोगे डेटा सेंटर में कि भाई साहब फलाने XYZ करके एक व्यक्ति है, ये एक कंपनी है जिसने कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के लिए मेरे पास अनसिक्योर बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशन दिया है, ताकि जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी XYZ है, वो उसको देख करके समझ पाए कि ये इन्होंने इस डेट में इस बैंक में इतने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया था, ताकि उसको रिस्क कंट्रोल करने में आसानी हो। ठीक है, ये तो हो गई सिविल। क्या है सिविल? एक डेटा सेंटर जहाँ पे हर कोई अपना इनपुट देता है और उसी इनपुट के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि चलो भैया ये ठीक है, दूसरी बात आती है सिविल इंक्वायरी। आपने बोला तो लोग आज के डेट में सिविल खराब हो या ना हो इससे तो अवेयर हो गए हैं, जहां तक मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि बहुत ऐसे बोरोवर है, बहुत ऐसे बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है जिनसे जब मेरी डिस्कशन होती है, वार्ता होती है, तो वो ये कहते हैं कि सर ऐसे सिविल में ये है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सिविल से 60 टू 65% लोग अवेयर हो गए। ठीक है, वो एजुकेट हो गए हैं। लेकिन जो दूसरा एक और पार्ट है जिसे हम सिविल इंक्वायरी बोलते हैं, इससे अभी तक ना तो भली भांति एजुकेट हुए हैं ना अवेयर हुए हैं। अभी तक उनके मन में ये धारणा है मैंने लोन थोड़ा न लिया है कि मेरा सिविल खराब होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा दिव्या, सिविल इंक्वायरी क्या है? सिविल इंक्वायरी एक ऐसा टूल है जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके लोन होने या नहीं होने। सिविल में अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है, कुछ ऊपर नीचे कर रखा है, वो तो एक सेपरेट है कि भाई वो तो उसका तो मेजर रोल है, हो या ना हो, क्योंकि उसमें या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गलत रिपोर्ट किया या फिर आपने कुछ गलती की है इस वजह से हो रहा है। लेकिन सिविल इंक्वायरी किसी भी लोगों की अपनी गलती नहीं होती है, वो लेस नॉलेज, लेस एजुकेशन के कारण होती है। सिविल इंक्वायरी के कारण अगर कोई लोन नहीं होता है तो इसमें उस बोरोवर का बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत छोटी सी गलती है कि उसको पता नहीं है कि सिविल इंक्वायरी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है लोन होने में, अन्यथा लोन नहीं होता। अच्छा, अब मैं बात करूंगा सिविल इंक्वायरी क्यों ऐसा रोल करता है। तो देखिए, छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। कई बार मैंने ऐसा बात किया है। मैं विवेक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो पहले क्या होता था, समाज होता था। करेक्ट? उस समाज में क्या होता है कि लोग सामाजिक जो बिहेव है ना, सोशल बिहेव को स्टडी करके कोई भी मदद करता है या नहीं करता है। करेक्ट? वैसे ही जब आप, चूंकि अब लोन एरा आ गया है, हर चीज फ्री हमें फैसिलिटेट होता है, तो वहां पे भी एक फाइनेंशियल बिहेव को स्टडी किया जाता है। तो होता क्या है कि जब हम अपने समाज में रहते हैं, एक मोहल्ला में रहते हैं, अब मुझे कुछ जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, तो मैं गया
अब मुझे ये नहीं पता है भाई साहब कि किस व्यक्ति के घर में अभी 1 लाख रुपया हो जो मुझे दे दे, करेक्ट? अब मुझे तो नहीं पता है। मैं गया 4 5 6, हमारे मोहल्ले में 6 आदमी थे। अगर मुझे पहले से पता होता कोई 6 के घर में पैसे नहीं है तो मैं तो मांगता ही नहीं ना, मैं तो फिर दूसरे मोहल्ला जाता, और हो सकता है वो दे भी देते अगर किसी के पास होता तो। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 6 घर जो हमारे मोहल्ले में मेरे पास पैसे नहीं, मैंने हर किसी को डोर नॉक किया, भाई साहब मेरे को इमरजेंसी पर भी 1 लाख रुपए दे दो। अब वो 6 के 6 नहीं दिया, और ये बातें मोहल्ला वाला देख रहा है। अब मोहल्ले वाले को भी तो ये नहीं पता है ना कि भैया उसके घर में पैसे है या नहीं है, वो क्यों नहीं दिया। वो ये सोच करके एक जो दूसरे मोहल्ले गया, जिसका दरवाजा नॉक किया, उसके घर में 1 लाख रुपए था, लेकिन वो क्यों मना कर दिया उसको? वो इसलिए मना कर दिया कि वो छत पे अपने बालकोनी में खड़ा होके ये देख रहा था कि वो 6 घर में गया, नॉक किया, 6 का 6 मना कर दिया, इसका मतलब इसका कुछ सोशल बिहेव सही नहीं है, कुछ ट्रस्ट इशू है, या हो सकता है ये पैसा ले तो ना दे, या फिर हो सकता है ये झूठ भी बोल रहा हो कि मुझे इमरजेंसी है, पैसे का कोई दुरुपयोग कर लो। अब यही चीज सिविल में भी आता है साहब, क्योंकि कुछ पैरामीटर अलग अलग है, कुछ नेशनलाइज बैंक है उसकी पैरामीटर, लैंडिंग का पैरामीटर अलग है, वो उस वर्ग को देगा जिसमें उसकी पैरामीटर सेट होगी। उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं, प्रीमियम बैंक आ जाते हैं, उस बैंक के कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो नेशनलाइज से नीचे पैरामीटर है। उस बैंक के अलावे कुछ प्रीमियम लेवल के एनबीएफसीज हैं जो बैंक की तरह ही डील करते हैं, उनके पैरामीटर्स अलग हैं। उसके बाद बी कैटेगरी के भी एनबीएफसी हैं, उनके पैरामीटर्स अलग हैं। उसके बाद कुछ फिनटेक हैं एनबीएफसी, उनके पैरामीटर्स अलग हैं। इसमें क्या है, रिस्क टेकिंग बढ़ते जाता है। जैसे हम ऊपर से एनबीएफसी, जैसे हम नेशनलाइज्ड है, वो लो रिस्क पे लेंडिंग करता है, उससे ज्यादा रिस्क पे बैंक कर देता है, उससे भी ज्यादा रिस्क पे एनबीएफसी कर देता है, ए कैटेगरी के एनबीएफसी, उससे भी ज्यादा हाई रिस्क पे बी कैटेगरी के एनबीएफसी कर देता है, उससे भी हाई रिस्क पे फिनटेक एनबीएफसी लेंडिंग कर देता है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे जैसे रिस्क घटता है वैसे इंटरेस्ट रेट घटता है। तो सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। अब जो बोरो कर रहा है उसको ये बात तो पता है नहीं कि भाई मेरा जो फाइनेंशियल है, या मेरी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, या मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, या मेरा जो बिहेव है, या मेरा जो चेकलिस्ट है, या जो मेरा पैरामीटर है, या जो मेरा प्रोफाइल है, वो किस बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अपनी जो इंडिविजुअल या कस्टमाइज पैरामीटर्स है किससे मैच करेगा, वो नहीं पता होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी के घर में पैसा है या नहीं है उसको पता नहीं, वैसे ही उसे ये भी नहीं पता है कि कौन से बैंक या एनबीएफसी करेगा या नहीं करेगा। हर बैंक एनबीएफसी की अमूमन 3 6 या 12 महीने पे कुछ ना कुछ पॉलिसी अप एंड डाउन होता है। कभी कभी लोग गलत फहमी में भी किसी एक बैंक से पहले ने लोन लिया था कि वो बड़े अच्छे दे दिए, अच्छा रिलेशन है, अब गया तो रिजेक्ट कर दिया। भाई साहब उसकी पॉलिसी चेंज हो गई ना तो रिजेक्ट तो करेगा ना, मनमर्जियां तो चलती नहीं है, महाजनी तो है नहीं चलो ऊपर नीचे है थोड़ा कम पैसे दे करके दे दो, इसको पैसे दे दो, चलो प्रॉपर्टी के ऊपर रख लो, ऐसा तो है नहीं। उसकी तो अपनी एक पॉलिसी है, कॉर्पोरेट सिस्टम है, आरबीआई गाइडेड है, वो सारे नॉर्म्स फॉलो करेगा ना। तो होता क्या है, सिविल इंक्वायरी, सिविल इंक्वायरी यहाँ बहुत बड़ा मिलकर रोल प्ले करता है। या तो उसको नॉलेज नहीं है, मल्टीपल बैंक्स में लगाते जाना है, अब उसे पता नहीं है कि उसको देगा कौन। हो सकता है उसके फाइल पे एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक दे दे उसको पैसे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर गया ही नहीं, वो जितने भी नेशनलाइज बैंक थे वहां पे लगा दिया। अब चूंकि आरबीआई ने गाइडेड है, आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि भैया जैसे ही फाइल लेकर गया है 15 दिन के अंदर अपडेट करोगे, हमारे पास फाइल लेके आया था। या फिर कोई एनबीएफसी उस प्रोफाइल उसके पैरामीटर को देख करके उसको पैसा तो दे देता, लेकिन वो पहले ही बहुत सारे बैंक से घूम गया, तो वो सारी इंक्वायरी वहां पे क्या होता है, इंक्वायरी काउंट बढ़ते जाता है, जिस पर जहां जाती है वो इंक्वायरी बढ़ते गया, इंक्वायरी बढ़ते गया। अब क्या हुआ कि भाई साहब जब जिसके पास पैसा है, जो एनबीएफसी देने के लिए प्लान कर रहा है उसको, तो देखो भाई साहब ये पिछले 3 महीने में तो 50 इंक्वायरी कर दी है, 10 इंक्वायरी कर दी है, 15 इंक्वायरी कर दी है,
बोलो भाई साहब इसका हाथ जोड़ो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए इसको लोन नहीं मिला। अब वो क्यों ऐसा मानती है, इसमें भी बहुत बड़ा कारण है। वो सिर्फ इसलिए नहीं मानती है कि उसके पास तुम गए, मेरे पास क्यों नहीं आए, वैसा मानना नहीं है। बैंक या एनबीएफसी का ये मानना है कि जब आप फाइल को प्रोसेस करते हो किसी भी बैंक में, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो 1 to 1 बैंक स्टेप लेता है। जैसे अब मैं बात करता हूँ, आप एक बिजनेस लोन या किसी भी लोन के लिए, बिजनेस लोन की बात करता हूँ, या फिर एक होम लोन या फिर फ्लैट के लिए बात करते हैं ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपने एक बैंक के पास एप्लीकेशन दिया, अब बैंक क्या करेगा, बैंक का क्या क्या एक्टिविटी है, बैंक सबसे पहले क्या करेगा, एक रेसिडेंशियल फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, एफआई करेगा, भैया इसका घर सही है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हो तो आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन करेगा, बिजनेस करते हो तो बिजनेस ऑफिस का वेरिफिकेशन करेगा। तो रेसिडेंस वेरिफिकेशन और आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन, उससे पहले वो आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन करेगा, और सबसे पहले आपका वो सिविल वेरिफिकेशन करेगा। सिविल के बाद केवाईसी कर लिया, केवाईसी के बाद वो आपके फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आपकी इनकम वेरिफिकेशन करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी बनाएगी। उसके बाद उस प्रॉपर्टी की लीगल टेक्निकल चेक कराएगी। उसके बाद वो आपकी एलिजिबिलिटी निकालेगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में एफसीयू होगा, फ्रॉड कंट्रोल चेक, आरसीयू होगा, रिस्क कंट्रोल यूनिट के द्वारा कितना रिस्क है उसको चेक किया जाएगा। और उसके बाद जब रिजेक्ट होता है या उससे पहले ये रिजेक्ट हो जाता है, तो जब आप दूसरे बैंक में जाते हो ना, क्योंकि इन सब पे एक्सपेंसेस होती है, तो उस बैंक को लगता है यार ये बैंक ने इतना सारा वर्क किया है, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। तो वो जब नंबर ऑफ सिविल इंक्वायरीज देखता है तो वो सोचता है यार मैं क्यों खर्चा करूं दोबारा से इस बंदे पे, कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें गड़बड़ी होगी, इसीलिए पिछले 5 बैंक ने इसको नहीं दिया। इस वजह से लोग होता है भाई साहब अब आप रुक जाओ 3 महीने 6 महीने, क्योंकि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का ये मानना है 3 या 6 महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों के चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए वो 3 या 6 महीने के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है लेंडिंग से। और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सिविल में जो दिक्कतें हैं, सिविल में जो समस्या है वो तो उसको पता है ये किसी की गलती से, लेकिन सिविल इंक्वायरी जो है उसमें तो चाह करके बोरोवर अपना कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस पे ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाए, वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं क्या होगा 4 इंक्वायरी ही कर दिया ना, कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे को ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिले हैं, बोलो कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे फाइल्स आए जिसके 3-4 पहले किसी लोन एजेंट या किसी एक्सवाइजेड को दे दिया, उसने फोटोकॉपी किया या मेल किया या व्हाट्सएप किया, 10 बैंक में लगा दिया, उसको पता नहीं है इसकी क्या पॉलिसी है, और वो वहां जाकर के रिजेक्ट हो गया। तो जब फिर हमारे पास वो पहुंचे, तुमने बोला भैया ये देखो ये सारे सिविल इंक्वायरी, बोला सर मेरे को पता नहीं था, इससे होता भी क्या है, कोई बात नहीं अभी नहीं होगा तो 3 महीने, अब 3 महीने बाद हो जाएगा। तो भाई साहब मैं एक चीज बता दूं, हम डॉक्टर हेल्थ और फाइनेंस को अक्सर कंपेयर करते हैं, कारण क्या है पता है, जब डॉक्टर थिएटर से निकल के आपको बोल दे कि सॉरी, इसका मतलब नो, वो खत्म हो गया। और कोई अच्छे ज्ञानी नॉलेजेबल बंदा फाइनेंशियल जो लोन का पूरा पैरामीटर नॉलेज रखता हो, स्टडी करके आया हो, एक्सपीरियंस हो, वो अगर आपको बोल दिया सॉरी मीन्स अब लोन होगा, एक टाइम ऑफ पीरियड जो भी बताता है, तो दोनों जगह सॉरी का मतलब ना वही खतरनाक वाला चीज है। वहां सॉरी बोला तो आदमी निकल लिया, यहाँ सॉरी बोला तो लोन निकल लिया, तो कहानी वही है, लोग या तो सांस से जीते हैं या पैसे से जीते हैं, कुल मिला के वही बात है। तो मैं इसीलिए कनेक्ट करता हूँ हेल्थ और फाइनेंस को एक साथ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जब भी आप लोन के लिए प्रोसेस कर रहे हो, या कोई भी क्लाइंट है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भली बात थोड़ा सा देखिए, अगर आप खुद भी प्रोसेस कर रहे हो कोई उसमें हर्ज नहीं है, करिए, बट
थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ यार, इतनी सारी हर एक सेक्टर में कंसल्टेंसी लोग लेते हैं यार, ये खरीदना आजकल तो कार भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी है, भाई कौन सा कार, ये बजट है मेरा 20 लाख रुपए, इस 20 लाख में कौन सा मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, कितने फैमिली मेंबर हैं, तो फैमिली कार लें, सेडान लें, हैचबैक लें, एसयूवी लें, क्या लें, वो सजेस्ट करता है, कंसल्टेंसी देता है कि मेरे लिए ज्यादा उपयोगिता कौन सी कार की होगी। भाई ये तो लोन है, इसमें तो लो ही कंसल्टेंसी। लेकिन ध्यान रखना, कंसल्टेंसी आप उससे लो जो पूर्ण नॉलेज रखते हो, अपडेटेड बैंक की पॉलिसीज होती हो, एक ट्रस्टेड कंपनी या ट्रस्टेड बिजनेस या ट्रस्टेड नेम हो उसका, कम से कम 5-8 साल से इंडस्ट्री का नॉलेज रखता हो, लोगों को बहुत हेल्प किया हो फाइनेंस या लोन बोरो करने में, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटेड हो, तो वो आपको सही गाइडेंस कर पाएंगे और इन सब समस्याओं से बचा पाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ा मैटर है कि सिविल के साथ साथ अब सिविल इंक्वायरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लोन होगा या नहीं होगा इस पर। तो साथियों, इसी के साथ हम आज यही खत्म करते हैं अपना वीडियो। होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। इसी के साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर बात हो तो मैं बोलूंगा दिव्यांग से कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेल आईडी दे दें ताकि आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर पाए। कोई भी लीगल किसी भी चीजों में आपको तकलीफ हो रही हो, आपके लिए मैं हर वक्त अवेलेबल रहूंगा, आपको सही गाइडेंस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप बातों को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल बिहेवियर को लेकर के सतर्क हो पाएंगे। धन्यवाद।